हेलो गाइस। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई जो हमारे क्रिमिनल लॉज है उनके अंदर चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। चाहे आप कैदी हो, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप मजिस्ट्रेट वगैरह हो, जजेस हो, या फिर आप लॉयर हो या कॉमन मैन भी हो, तो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा या कई जगह देखा होगा कि भाई ये जो न्यू लॉज हैं क्रिमिनल के, ये आ रहे हैं और पुराने वाले पूरी तरीके से हट जाएंगे। तो ऐसे में लोगों की कंफ्यूजन ये है कि भाई क्या ये जो पुराने वाले हैं अब ये क्या एप्लीकेबल नहीं रहेंगे या क्या रहेगा। तो भाई देखो, मैं एक चीज बता दूं, 1 जुलाई से कोई भी अगर ऑफेंस होता है, कोई भी अगर एफआईआर होती है, तो वो सारी चीजें चलेंगी किसके अकॉर्डिंग? जो नया एक्ट आया है, पूरा प्रोसीजर, सजा क्या होगी, क्या नहीं होगा, एविडेंस क्या होगा, तो वो नए एक्ट के हिसाब से चलेगा। लेकिन इस 1 जुलाई से पहले का कोई भी अगर ऑफेंस होता है, तो वो आपके पुराने वाले सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, नए वाले के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। तो एक तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो, पहली चीज है। दूसरी चीज है, अब भाई उसको समझने में डिफिकल्टीज वगैरह लोगों को आ रही है अच्छी खासी, चाहे लॉयर हो, पुलिस हो। पुलिस के लिए तो काफी ज्यादा टफ ये चीज हो रही है। हालांकि ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, लेक्चर्स वगैरह दिए जा रहे हैं इन चीजों को लेकर, जो नए एक्ट है कि भाई क्या इसमें है, क्या नहीं है, कैसे डील करना है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और पुलिस को वो रोल प्ले करना है। तो आए दिन अगर पुलिस को ही नॉलेज नहीं होगी तो काफी ज्यादा दिक्कत होगी। सेम ये जजेस के लिए और सेम ही ये बात लॉयर्स के लिए भी है। तो भाई अब क्या है, अब नया एक्ट आया है, तो मैं अब शुरू कर दूं पहले सेक्शन से, तो वो बेवकूफी होगी मेरे हिसाब से, वो सही नहीं होगा बताना। तो इसमें मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना एक बार सभी एक्ट्स का एक ओवरव्यू लिया जाए, ताकि एक बार समझ आ जाए कि भाई चेंजेस क्या क्या। क्योंकि अगर आपको चेंजेस के बारे में पहले ही पता लग जाएगा तो आपको समझने में फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके अंदर चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, तो भाई हमने ये करा है कि 10-10 पॉइंट्स की वीडियो बनाने की हमने सोचा है कि भाई 10-10 पॉइंट्स हम बताएंगे हर वीडियो में कि भाई क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आए हैं, ताकि आपको भी वीडियो देखते बोरियत ना होए और आपको भी इजिली चीजें समझ आ जाए। तो भाई बिना किसी और बातों को बताते हुए सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। तो भाई जो चेंजेस आए हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बीएनएसएस की, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो फटाफट से आ जाइए पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि भाई ये जो बीएनएसएस है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये किसकी जगह पर आया? ये आया सीआरपीसी, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आया है पूरे तरीके से। पहला पॉइंट ये है, आपको समझ आ गया होगा कि भाई, बट इसमें मेरे को ना थोड़ा नाम को लेकर है ऑब्जेक्शन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई ये जो नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कम से कम यार ये एक प्रोसीजरल एक्ट है। जो सीआरपीसी एक प्रोसीजरल एक्ट है, कम से कम कोई प्रोसीजर रिलेटेड वर्ड तो ऐसा मेंशन होता है कि जिसको पढ़ते ही समझ आ जाता, हाँ भाई ये एक प्रोसीजरल वर्ड है। हालांकि क्या लॉजिक है क्या नहीं है, इतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन नाम थोड़ा अजीब सा है जो लर्न करने में शुरू शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन यार डेली प्रैक्टिस में आप यूज करोगे तो इजिली यूज हो जाएगा। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट का ये है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस, न्यू न्यू डेफिनेशंस इस एक्ट के अंदर डाली जा रही हैं। यानी कि अगर आप एक्ट खोल के देखेंगे, एक्ट का आप सीधा जाएंगे सेक्शन 2 पर, क्योंकि जनरली सभी एक्ट्स अगर आप देखोगे तो जनरली स्टार्टिंग में सेक्शन 2 ही डील करता है डेफिनेशन क्लोज से। तो अगर आप देखोगे कि भाई डेफिनेशन को, जो सेक्शन है 2 का जो डेफिनेशन है, अगर आप उनको देखोगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि नई नई डेफिनेशंस वगैरह भी इस सेक्शन के अंदर अब आ गई हैं, यानी कि जो नया हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर आ गई है। अब इसके अंदर क्या क्या आई है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं भाई। एक तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है। अब आप बोलोगे यार ये कैसी डेफिनेशन है? देखो भाई, कोई भी क्राइम होता है, कोई भी ऑफेंस हो रहा है इंडिया में, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का बहुत बड़ा रोल है, ऑडियो वीडियो का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जनरली तौर पे कोई भी ऑफेंस होता है, सबसे पहले पुलिस फोन उस बंदे का ले लेती है, पूरी राम कथा। हालांकि ये भी आपने सुना होगा, किसी पर्सन के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका फोन ले लो, फोन से आपको उसकी पूरी पता लग जाएगा कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो पुलिस ये फोन वगैरह, भाई कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह हो गई, ये तो, और ऊपर से फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगी, सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उनकी फुटेज वगैरह बहुत सी आप
सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखोगे तो वहां से आप समझ जाते हो कि भाई ये ऑफेंस क्या है क्या नहीं है। तो इधर फिर इसकी काफी ज्यादा डिमांड और जरूरत चल रही थी कि भाई कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्शंस वगैरह लेकर आए जाए जो ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम में चल रही है इसको लेकर बढ़िया से एक्सप्लेनेशन हो। तो यहाँ पर डेफिनेशन हालांकि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम ये समझेंगे कि भाई क्या क्या चीजें नई नई आई हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बस सिंपल। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस को डिफाइन किया गया है, बेल को डिफाइन किया गया। हालांकि बेल सीआरपीसी के अंदर मेंशन नहीं था लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस के अंदर बेल को डिफाइन किया गया है। बेल को डिफाइन किया गया है और आपका टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में मैंने आपको बताई दिया। भाई और चीज क्या है कि टेक्नोलॉजी ही क्यों और लानी पड़ी, इसके पीछे और भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। भाई एक ही है कि ट्रायल वगैरह इन्वेस्टिगेशन वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक मींस का काफी ज्यादा यूज होगा, आप वो देखोगे और आगे भी पढ़ोगे। भाई सर्विस ऑफ समन वगैरह भी अब इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा हम कर सकते हैं। हालांकि इस पे कोर्ट के जो डिफरेंट वर्डिक्ट आए उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन देना गया, क्योंकि अगर आप आज भी किसी कोर्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल सीआरपीसी उसका सीपीसी सिविल का कोई केस है, उसमें कुछ अगर आप कुछ टाइप ऑफ सूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप अगर भाई बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस समन वगैरह भेजते हो तो कोर्ट उसको डिनाई कर देता, कोर्ट उसको एडमिट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर सीआरपीसी में ये अच्छा है कि भाई अगर आप समन वगैरह सर्विस ऑफ समन बंदा जानबूझ के अवॉइड कर रहा है, उसको ले नहीं रहा है, तो ऐसे में आप फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू उसको कम्युनिकेट कर सकते हो वो समन। ये एक अच्छी चीज इस एक्ट के अंदर अब देखी गई है जो आएगी अब नए वाले में। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट के अंदर आते हैं फटाफट से। थर्ड पॉइंट के अंदर एक अच्छी चीज इन्होंने मेंशन करी है। आप देखते हो कि भाई डिफरेंट, एक जो सीआरपीसी आप समझते हो, जनरली तौर पर पूछा जाए कि भाई किसी ने क्राइम करा तो उसको कैसे क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है, ये हमें कहां से पता लगेगा। तो आप जनरली तौर पर बोल देते हो भाई सीआरपीसी उठा के देख ले, कॉमन तो वही है, उसके अंदर ही है। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे भी है जिनमें अपना प्रोसीजर अलग से मेंशन कर रखा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि भाई दोनों एक्ट की अगर बात कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस करती थी, एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट रहती थी, तो ऐसे में ये था कि भाई सीआरपीसी की बात मानी जाए या पुराने वाले एक्ट की या फिर उस एक्ट की बात मानी जाए जिसके अकॉर्डिंग वो प्रोसीजर चल रहा है। तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्शन था, जिसको इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो डेफिनेशन क्लोज में इन्वेस्टिगेशन मेंशन है उसके अंदर एक सब क्लोज ऐड करते हुए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि भाई अगर किसी प्रोसीजरल एक्ट, स्पेशल एक्ट है, इसको स्पेशल एक्ट बोलेंगे, तो कोई भी स्पेशल एक्ट है और जो ये नया बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये दोनों अगर एक दूसरे की बात को क्रॉस कर रहे हैं या मतलब के इनकंसिस्टेंट है एक दूसरे की बात को लेकर, तो ऐसे में किसकी बात मानी जाएगी। तो इसमें क्लियरली सब क्लोज मेंशन करके बता दिया गया है कि भाई जो स्पेशल एक्ट है उसकी बात मानी जाएगी, ना कि बीएनएस की बात मानी जाएगी। अब मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं आपको, हो सकता है कंफ्यूजन हो। देखो भाई सिंपल है, स्पेशल एक्ट प्रोसीजरल, स्पेशल एक्ट कुछ अपनी बात कह रहा है, सीआरपीसी अपनी बात कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है भाई करना है, ये कह रहा है कि भाई आप नहीं कर सकते अरेस्ट। ऐसे में एक दूसरे की बात हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन बैठ गया, एक दूसरे की बात को हम काट रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा, किसकी बात मानी जाएगी। तो पहले तो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर कंफ्यूजन थी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस वगैरह देखने पड़ते थे, हाई कोर्ट के डिसीजंस वगैरह देखने पड़ते थे। लेकिन अब क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, अगर इन दोनों ये दोनों एक्ट एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, ये दोनों एक्ट कौन सा, कोई भी स्पेशल एक्ट हो गया और ये हो गया बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अगर ये एक दूसरे की बात को काट रहे हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना, कहीं नहीं देखना, सिंपली आपको इस एक्ट की बात मान लेनी है। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैं बार बार बात कह रहा हूं, ये किस चीज की बात को कह रहा हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन को लेके कह रहा हूं। अगर इन्वेस्टिगेशन की कोई भी बात एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो ऐसे में स्पेशल एक्ट की बात मानी जाएगी, जो आपका बीएनएसएस है उसकी बात नहीं मानी जाएगी। हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले ना यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी जजेस की हायरार्की को लेके, क्योंकि अगर आप यूपी चले गए तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर सीजेएम वगैरह देखने को मिलते थे। यहीं आप दिल्ली में आ जाओगे तो दिल्ली में आपको सीएमएम,
CMM फर्स्ट क्लास वगैरह, MM वगैरह ये देखने को मिलते थे, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी। तो अब सिंपली इस एक्ट के अंदर ये ला दिया है कि भैया इन सबको हटाओ, और अब सिर्फ और सिर्फ चार तरीके के जजेस ही होंगे। वो 4 तरीके के जजेस कौन होंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, आपका सेशन जज और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसके अलावा कोई भी नहीं होंगे। पूरी तरीके से इन सबको हटा दिया है। हायरार्की में आपको फिर भी एक बार बताता हूं कि कैसे कैसे ऊपर जाएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तो साइड रख दो भैया, इसको छेड़ो मत। कौन होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो लोग होते हैं जो SDM DM वगैरह होते हैं, इनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोला जाता है। इनको साइड कर दिया। अब आ जाओ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेशन जज। आ गया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और ऊपर आ गया सेशन जज। तो इस तरीके की हायरार्की अब चलेगी कोर्ट के अंदर जो नए एक्ट के अकॉर्डिंग। अब किसमें क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, तो भाई देखो एक सिंपल सी बात है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो जितने भी हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, यानी कि या फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंदर आ जाएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, जो सेशन जज है, जितने भी हम एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज वगैरह देखते थे, एडिशनल जो सेशन जज होंगे वो अब सेशन जज के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि सेशन जज उनको कहा जाएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बता दिया। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। भाई कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ मैं फिर बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। हमारा पॉइंट क्लियर, फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। अब सीधा आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में क्लियरली ये कह रहा है कि भाई हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए, किसके लिए? हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी APP और PP यानी कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो लोग जिनको, जो सरकारी वकील होते हैं, ठीक है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अब अपॉइंट कर सकती है। यही इसके अंदर कह रहा है। सेक्शन 18 का प्रोवाइजो पढ़ लो ना, उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है। ठीक है भाई। अब इसके बाद आ जाओ, फिफ्थ पॉइंट हमारा हो गया। अब सीधा आ जाओ हमारे सिक्स पॉइंट में। सिक्स पॉइंट क्या बात कह रहा है? सिक्स पॉइंट क्लियरली मेंशन कर रहा है कि भाई अब क्या है, जो अपील वगैरह है, अब केसों की मॉनिटरिंग करी जाएगी। कोई भी केस चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ये केस जो डिसीजन आया है ये अब अपील में जाएगा या नहीं जाएगा, या क्या है क्या नहीं है, अब इसको डिसाइड करने के लिए एक तरह की टीम इस एक्ट के अकॉर्डिंग बिठा दी जाएगी। 3 लेवल पे टीम होगी, अलग अलग ऑफेंसेस की अलग अलग टीम होगी, जिसको हम अभी बात करेंगे, लेकिन इसका डीपली स्टडी आज हम नहीं करेंगे। सिंपल है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन नाम से एक टीम है। एक ऐसा समझो, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नाम से एक टीम है। अब इस टीम में क्या है कि भाई ये टीम क्या काम करेगी? पहली चीज, ये टीम काम करेगी, केसों को मॉनिटर करेगी कि भाई कौन सा केस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, कोई जो गवर्नमेंट लॉयर वगैरह वो अपना काम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली या नहीं कर रहे, वो सारी चीजें वो देखी जाएगी। इसमें जो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा है जो लॉयर है वो मस्ट है, उसको कोई इससे लेना देना नहीं है। ठीक है। अब इसमें जो प्रोसिक्यूशन, क्योंकि आप नाम से सुनेंगे तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, तो जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन को होता है, प्रोसिक्यूशन होता है विक्टिम साइड की पार्टी, जो विक्टिम है उनकी तरफ से प्रोसिक्यूशन का वर्ड यूज होता है। तो इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब कि भाई वो चीजों को देखेगा कि भाई केस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, मॉनिटर करेगा। तो अब इसके अंदर क्या है भाई, देखो 10 साल या फिर 10 साल से ऊपर की कोई भी पनिशमेंट है, ठीक है, उसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन देखेगा, और कौन सी अपील में जानी है कौन सी नहीं जानी वही डिसाइड करेगा, वो अपना ओपिनियन देगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, 10 साल से नीचे का कोई भी ऑफेंस है और 7 साल से ऊपर का कोई भी ऑफेंस है, 10 साल से नीचे और 7 साल से ऊपर कोई भी ऑफेंस है, उस कंडीशन में आपका जो है वो डिप्टी डायरेक्टर देखेगा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन देखेगा। इधर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इधर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन देखेगा। अब 7 साल से नीचे के जो ऑफेंस आ जाते हैं, ठीक है, लेस देन 7 ईयर, उसको देखेगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 20 आप देख लो ना, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा, हालांकि मैं इसमें एक वीडियो जब बनाऊंगा आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये चीज हो गई। तो भाई ऐसे ऐसे BNS के अंदर सेक्शन 20 के अंदर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है।
अब आते हैं हमारे 7वें पॉइंट पे, क्योंकि छठा पॉइंट हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। अभी और समझने के लिए इसको आगे फर्दर हम वीडियो जब डेप्थ में इसका एनालाइज करेंगे तो हम उस बारे में फिर बात करेंगे। अब आ जाइए हमारे 7वें पॉइंट पे। 7वां पॉइंट क्या कहता है? ये सिंपल कहता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में जो हमने बात करी, अब जो वो फाइन वगैरह लगाते हैं उस फाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। एक फर्स्ट क्लास के लिए काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और जो सेकंड क्लास है उसके लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया है। सिंपल है, जो 10,000 की पेनल्टी थी उन पे कि भाई 10,000 तक का वो फाइन वगैरह लगा सकते हैं, अब वो 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। और जो फर्स्ट क्लास है वो 5,000 तक का लगा सकते थे, अब 5,000 से बढ़ाकर उसको 10,000 कर दिया गया है। सिंपल सा, कंफ्यूजन नहीं होना, 5,000 से 10,000, और जो 10,000 जिनको था यानी कि फर्स्ट क्लास वालों को, उनको सीधा 50,000 तक का फाइन लगाने की पावर दे दी गई है। और इसके साथ होल्ड ऑन, इसके साथ एक और चीज ऐड कर दी गई है, कम्युनिटी सर्विस। अब आप ये बोलेंगे कि भाई ये कम्युनिटी सर्विस होता क्या है? कम्युनिटी सर्विस की भी वो उन पर पनिशमेंट लगा सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, फटाफट से बताता हूँ। कम्युनिटी सर्विस क्या है? देखो भाई, कम्युनिटी सर्विस ये है, कोई भी पर्सन अगर कोर्ट के अंदर आता है, अपराधी है, कोर्ट उसको सजा देता है, तो उसके साथ, या कोर्ट उसको छोड़ देता है, तो उसके साथ कोर्ट उस पर एक बात और बोल सकता है, ये बोल सकता है कि भाई जाके तेरे को कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। कम्युनिटी सर्विस क्या है? कम्युनिटी सर्विस वो सर्विस है जो सोशल वेलफेयर के लिए करी जाती है, सोशली तरीके से, और इसमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी रिसेंट आपने अगर दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस देखा होगा, तो 354 की FIR क्वैश करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था उस पर्सन को, जाओ भाई आप जो भी ट्रैफिक पुलिस से है, ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ आप पूरा दिन, 30 दिन तक पूरे टाइम उनके साथ ही रहोगे, सुबह आओगे शाम को जाओगे, उनके साथ आप काम करोगे, उनकी हेल्प करोगे। ऐसे आपको पेड़ लगाने के लिए बोल सकते हैं, कोई एनवायरमेंट एक्टिविटी करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कम्युनिटी सर्विस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इसकी भी पनिशमेंट अब इम्पोज वो कर सकते हैं, पनिशमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें, और हाँ एक चीज और, इसमें किसी भी तरह का रेम्युनरेशन वगैरह नहीं देगा। ये नहीं कि आपने 30 दिन पुलिस वालों के साथ रहे, अगले दिन फिर कोर्ट चले गए, जी मेरे को तो पैसे दो, मैंने यहाँ मेहनत करी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए एक तरह के से इसको पनिशमेंट ही कंसीडर किया जाएगा। आपका 7 पॉइंट हो गया कम्युनिटी सर्विस, मैंने बता दिया। अब आ जाओ 8th पॉइंट पे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR फाइनली आ गया है। भाई 2013 की जस्टिस वर्मा कमेटी देख लो, निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी आई, उन्होंने जीरो FIR के बारे में बताया गया। फिर जो हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उसने भी 2019 में दोबारा से इस जीरो FIR के बारे में बोला, क्योंकि जो एक बेंगलोर में रेप केस हो गया था, जो लड़की को किडनैप करके ले गए थे, स्कूटी खराब हो गई थी, तो उसमें भी पुलिस के पास जब फैमिली गई, बोला कि भाई हमारी ऐसे ऐसे बेटी नहीं मिल रही, तो जाइए किसी तरीके से हमारी कंप्लेंट कर लीजिए, ढूंढिए। तो पुलिस ने फिर वही हवाला दिया, ये हमारे थाने का मैटर नहीं, उस थाने का, उधर जाइए, इधर का। तब भी होम मिनिस्ट्री ने स्पेसिफिकली गाइडलाइन इशू करी थी, जिसमें कहा था कि भैया कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR है, आप जीरो FIR करने से मना नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो पहले मैं बता दूं जीरो FIR है क्या, क्योंकि अभी हो सकता है ये बातें सारी आपके ऊपर से जा रही हो। देखो भैया, सिंपल तौर पे, मैं किसी, पहले क्या होता, कोई रेप केस वगैरह होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई रेप केस होता था, अब महिला पहुंची थाने, बोला भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मेरे खिलाफ, मतलब, तो फिर FIR करिए उस पर्सन के खिलाफ। तो पुलिस क्या करती थी, भाई हमारे जुरिडिक्शन नहीं है, ये तो वहां पड़ता है, हमारे में नहीं पड़ता, आप उधर वाले एरिया में जाइए, उस थाने में जाइए, वो एरिया उस थाने में आता है। आप फिर फटाफट उस थाने पहुंचे, आपने बोला पुलिस को कि भैया ऐसे ऐसे, पुलिस क्या कह रही है, अरे ये एरिया हमारे थाने में नहीं पड़ता, उस थाने में पड़ता, वहां जाओ। अब ऐसे में विक्टिम इधर से उधर चक्कर काट रही है, एक तो वैसी दुखी और ऊपर से ये सारी चीजें होना। तो फिर कहीं ना कहीं जब 2013 में आए, जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई, क्योंकि जस्टिस वर्मा कमेटी क्या थी, वो ये रिकमेंडेशन दे रही थी कि भैया जो रेप केस वगैरह हो रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ चेंज लाने की जरूरत है या नहीं है, कि क्या क्या चेंजेस वगैरह होने चाहिए। तो उनकी जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसके अंदर उनकी ये रिकमेंडेशन थी कि भैया जीरो FIR को भी लाया जाए। फिर ऐसे में 2019 में जब वो जो रेप केस हुआ था बेंगलोर का, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा केस का, तो वो हुआ था, उसके अंदर भी स्पेसिफिकली गाइडलाइन इश्यू करी गई थी होम मिनिस्ट्री द्वारा, यानी कि हमारा जो गृह मंत्रालय उनके द्वारा, कि भैया कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR है, ऐसा नहीं है, नहीं है। और आज भी क्या होता है, कहीं आप थाने में जाओ और बताओ ना उनको
कि भाई 0 FIR है, तो बहुत से कहते हैं कहाँ है ही नहीं, दिखाओ कहाँ है ही नहीं, दिखाओ है ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वगैरह होते हैं। तो इस जो नया एक्ट है इसने क्लियरली स्पेसिफाई कॉन्सेप्ट ऑफ 0 FIR को लेके आ गया है। हालांकि जब आप 173 सेक्शन नए एक्ट का, क्योंकि वो FIR के बारे में बात करता है, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको 0 FIR वर्ड नहीं होगा। लेकिन जब आप उसकी वो पर्टिकुलरली डेफिनेशन पढ़ोगे, जब आप उस सेक्शन को पढ़ोगे, तो स्पेसिफिकली सेक्शन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई इसके अंदर मेंशन है कॉन्सेप्ट ऑफ 0 FIR इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया। हिंट के लिए बताता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया वर्ड यूज किया गया, जो क्लियरली मेंशन कह देता है कि भाई आपको 0 FIR अब करनी ही पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कॉन्सेप्ट ऑफ 0 FIR ये है। अब 8 पॉइंट हमारा हो गया, अब आ जाओ 9 पॉइंट पे। 9 पॉइंट में क्या है कि भाई अगर कोई भी ऑफेंसेस वगैरह होता था तो ऐसे में जो वेपन सीजर का था वो कभी भी कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि भाई उसी टाइम पे या फिर कुछ टाइम बाद करे, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन अब इस एक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया कि भैया कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो इमीडिएट जल्दी से जल्दी आपको उस वेपन को सीजर करना पड़ेगा, यानी कि उस वेपन को आपको अपनी कस्टडी में लेना पड़ेगा एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बिल्कुल भी उसको ढिलाई में नहीं छोड़ सकते। क्लियरली वर्ड मेंशन कर दिया गया है कि भाई इमीडिएट आपको उस ऑफेंसिव जो वेपन है, यानी कि जिसके द्वारा अपराध किया गया, उसको अपनी कस्टडी में लेना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। और पुराने वाला जो यानी कि जो CRPC था उसके अंदर ये चीज मेंशन नहीं थी। अब इसके बाद आ जाओ 9 पॉइंट हो गया, अब आ जाओ सीधा 10 पॉइंट पे। 10 पॉइंट सिंपल सी बात क्या कहता है कि आपको ने सुना होगा कि भाई प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट करने का राइट है। अब कैसे कैसे नहीं वो बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब एक सिंपल सी बात यह है, प्राइवेट पर्सन अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है, पहले ये था कि भाई एज सुन एज पॉसिबल विदाउट अननेसेसरी डिले उसको बंदे को थाने में जमा कराना पड़ेगा, जो भी पर्सन अरेस्ट करके लेके आए हैं, ठीक है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसमें जाकर देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या एक टाइम स्पेसिफाई करते हैं कि भैया विद इन 6 आवर कोई प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को अगर अरेस्ट करता है तो विद इन 6 आवर उसको ले जाकर उसको थाने में जमा करना पड़ेगा। अब भाई प्राइवेट पर्सन क्या है, कैसे अरेस्ट कर सकता है, किन कंडीशन में, वो बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारे 10 के 10 पॉइंट, होपफुली आपको समझ आ गई होगी एक एक चीज। किसी भी तरह की अगर कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो क्लियरली हमको जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसके अंदर मेंशन करके बता दीजिए, हम टाइमली आपका रिप्लाई कर देंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अनदर नेक्स्ट 10 पॉइंट के साथ। भाई टेंशन मत लो, चेंजेस वगैरह क्या है क्या नहीं है मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगी एक एक चीज। तो ठीक है। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना यार, शेयर वगैरह कर दो ना वीडियो दबा के, ठीक है, जिससे क्या है भाई हर एक तक नॉलेज पहुंच जाए। क्योंकि भाई साहब जब ये आएगा ना एक्ट, और जो एक लैक ऑफ नॉलेज की जो भरमार आएगी वो आपको वहीं से समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। अभी छुट्टियां हैं, अभी टाइम है, इजीली आप पढ़ सकते हो। कुछ नहीं है, खाना खाते हुए, सो लेटते हुए, कुछ काम करते हुए आप इजीली इसको सुन सकते हो। क्योंकि वॉइस से वॉइस बहुत जल्दी ही, एक जो ऑडियो कम्युनिकेशन के थ्रू आप चीजें बहुत जल्दी से सीख जाते हो। अगर आप बैठने पढ़ोगे बोरियत होगी। सिंपल है, वीडियो चलाओ, सुनते रहो, अच्छा ये हुआ था ये हुआ था, ठीक है ठीक है, तो वो दिमाग में भी आपके जल्दी रहेगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।